नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मिंट स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। और केवीएस एनवीएस इंटरव्यू की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले कुछ दिनों से रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा सभी साथियों को परेशान कर रहा है वो है कास्ट सर्टिफिकेट की इशूइंग डेट, या फिर स्टेट या सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट कौन सा वैलिड है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको लेकर के काफ़ी सारे प्रश्न हैं। और ये प्रश्नों का इन प्रश्नों का जवाब मैंने कई बार दे दिया, और कई बार जवाब देने के बाद भी ऐसा पता चल रहा है कि उसमें भी कई प्रकार के मैनिपुलेशन है। तो अभी आज मैं एकदम कंप्लीट और डिटेल्ड आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST OBC या EWS या PWD, बाकी उन सब चीज़ों में ज़्यादा उनके लिए कंट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन इन कैटेगरीज में यदि आप बिलोंग करते हैं तो किस तरह का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, स्टेट का चाहिए, सेंट्रल का चाहिए, वो कब का इशू किया होना चाहिए, क्या फॉर्म भरने के बाद अगर वो इशू किया हुआ है तो क्या वो वैलिड है नहीं है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड सारी बातें आज हम करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास दो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं। सबसे पहला ये तो एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। ये पेज नंबर 23 है, ये हमारी एडवर्टीजमेंट है। जब फॉर्म निकला था उस समय ये एडवर्टीजमेंट निकली थी। तो वापस मैं आ जाता हूँ, यानी कि जहाँ पे सारी एडवर्टीजमेंट के बारे में बातचीत हो जा रही है उसके बाद, ठीक है, जैसे ही सभी एडवर्टीजमेंट के बारे में जहाँ पर बात खत्म हो जा रही है वैकेंसीज के बारे में, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके बाद ये वाला एक नोटिस समझना जरूरी है। ये नोटिस निकला था 4 दिसंबर 2025, जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या थी? 4 दिसंबर 2025। 4 दिसंबर 2025 को ही एक और सर्कुलर इन्होंने रिलीज किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो फॉर्म, कुछ क्वालिफिकेशन भी इन्होंने चेंज करी थी कुछ चीज़ों की, और फॉर्म भरने की जो डेट है वह जो है वह 11 दिसंबर कर दी गई थी। 11 दिसंबर 2025, यानी कि 4 से 11, तो 6-7 दिन यहाँ पर बढ़ा दिए गए। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि भाई उनका जो सर्टिफिकेट है वो 4 दिसंबर के बाद लेकिन 11 दिसंबर से पहले रिलीज हो गया, तो उनके साथ क्या होगा। तो एक बार हम एक एक करके करते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आप देखेंगे मैंने टाइम स्टैंप लगा दिया होगा, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं डायरेक्ट उस पर जंप करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। बाकी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कट ऑफ डेट। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कट ऑफ डेट का क्या मतलब है। कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है एक ऐसी डेट जिस, अब देखिए, अब क्योंकि कुछ चीजें थोड़ी बेसिक होंगी तो ये मत समझना कि सारे वो क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद कोई डाउट किसी के मन में नहीं बचेगा, तो दो तीन बातें अगर आपको लगता है पता है तो सुन लेना, ठीक है। कट ऑफ डेट का मतलब होता है एक ऐसी डेट जिस डेट को निर्धारित किया जाएगा कि भाई अगर कुछ भी चीज चेक की जाएगी तो कहा जाएगा भाई इस डेट से पहले का होना चाहिए। अगर कट ऑफ डेट नहीं होती है और वैकेंसी को क्लियर होने में 1 साल 1.5 साल लग जाता है, तो आप कहेंगे जी आज जब मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आया हूं तो मेरे पास तो बीएड कंप्लीटेड है, तो मेरा तो होना चाहिए। तो इस इन सब चक्करों की वजह से एक कट ऑफ डेट जो है वह निर्धारित की जाएगी। कट ऑफ का मतलब होता है जहां से काट दिया गया है। कट ऑफ का मतलब इससे पहले, इस वाले कट ऑफ पॉइंट से पहले के जितने होंगे वही इन है, और इस कट ऑफ यानी कि जहां से काट दिया गया है उसके बाद जितनी भी डेट्स होंगी उसके ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति क्वालिफिकेशन लेकर के आता है या प्रूफ करता है तो वह मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग क्या क्या अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, एटसेट्रा। एटसेट्रा, एटसेट्रा में सब कुछ आ जाता है। आप कहेंगे यहाँ पे रिजर्वेशन तो नहीं लिखा है। एटसेट्रा मतलब सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट के द्वारा फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो कट ऑफ डेट मानी जाएगी, जो कि क्या है अभी इस वाले केस में 4 दिसंबर 2025 है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से रखेंगे। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स इन इंडिया, क्या होगी कट ऑफ डेट, क्या होगी क्लोजिंग डेट होगी। जिस समय ये फॉर्म निकला था, मतलब एडवर्टीजमेंट निकली थी, उस समय 4 तारीख थी, लेकिन यहां पर इस पूरे एडवर्टीजमेंट में मैंने देखा अभी की जानकारी के हिसाब से कहीं पर भी ये नहीं लिखा, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई डेट एक्सटेंड करते हैं, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट में क्लियर लिखा होता है कि अगर कल को डेट एक्सटेंड भी होती है फॉर्म भरने की तो भी कट ऑफ डेट यही मानी जाएगी।
है ना। तो अब यहाँ पर जब डेट एक्सटेंशन वाला हम देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू 11 दिसंबर 2025। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि कट ऑफ डेट में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आप सभी के पहले प्रश्न का जवाब कि अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट 4 दिसंबर से अब आपको चेक नहीं करना, अब आपको इस डेट की बजाय चेक करना है, कौन सी डेट से, इस डेट की बजाय चेक करना है इसको 11 दिसंबर 2025। यानी कि आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन, किसी भी तरह की कोई भी चीज 11 दिसंबर 2025 से पहले पूरी होनी चाहिए। पहले सवाल का जवाब मिल गया। अब आगे चलते हैं, अगला आता है अब हमारा ओबीसी। अब ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ क्या क्या बातें हैं ध्यान रखनी है। अब ओबीसी कैंडिडेट्स के साथ क्या समस्या है कि जो हमारे ओबीसी साथी हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो हमारे देश में ओबीसी का सिस्टम है वो स्टेट लेवल पर अलग है और सेंट्रल लेवल पर अलग है। स्टेट लेवल का मतलब अलग अलग स्टेट। ऐसा हो सकता है कि आप किसी राज्य में ओबीसी हैं लेकिन किसी दूसरे राज्य में ओबीसी नहीं है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने राज्य में ओबीसी हैं, ओबीसी नहीं है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट में आप ओबीसी में आते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था ओबीसी, केवल ओबीसी कैटेगरी में ऐसी होती है। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग लेवल के सर्टिफिकेट्स आपके बनते हैं। स्टेट लेवल का अलग होता है, सेंट्रल लेवल का अलग होता है। क्योंकि आप जिस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं ये वैकेंसी एक सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, इसलिए आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आपको जो सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट के अंदर जो भी आपकी कास्ट लिखी होगी कि भाई ये फलाना कास्ट है, ये लिखा होगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ओबीसी के अंदर आता है। अभी मैं फॉर्मेट भी आपको इसका दिखाऊंगा। और स्टेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अपने स्टेट का ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं तो पहली बात वो हो सकता है वो सेंट्रल लिस्ट में हो या हो सकता है सेंट्रल लिस्ट में ना हो। तो अल्टीमेट चीज यही होगी कि वहां पर जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल लेवल का ही चाहिए। अब कैंडिडेट्स के साथ क्या समस्या है, कैंडिडेट्स के साथ समस्या ये है कि उन्होंने अपने स्टेट का तो सर्टिफिकेट बनवा रखा है लेकिन उन्होंने सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा। अब क्या करें। तो ऐसी स्थिति में पहली बात यह है कि जो रूल कहता है कि भाई आपका 11 तारीख से पहले आपके कागज पूरे होने चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो एज पर रूल आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। एक बार थोड़ा इस लाइन को पूरा पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं जो कि क्रीमी लेयर से संबंध रखते हैं तो वो कंसेशन के लिए एंटाइटल नहीं होंगे, इसलिए आपको एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना होता है जिसको हम कहते हैं एनसीएल सर्टिफिकेट। तो आप ओबीसी में हैं ये तो ओके है, ठीक है, आपकी कैटेगरी आपकी कास्ट ओबीसी में तो आती है, लेकिन आप ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर में तो नहीं आते। अगर आप ओबीसी में हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं तो भी आपको ये कंसेशन नहीं मिलता। तो आपको एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट साथ में बनवाना पड़ता है जो कि एक्सटेंड होता रहता है, यानी कि जो एक्सपायर भी होता है। मतलब अगर आपने मान लीजिए आज एक नया ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया तो 1 साल तक उसकी वैलिडिटी रहती है। 1 साल के बाद आपको फिर से नया ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट तो एक बार बन गया, लेकिन जैसे ही ये एक्सपायर होता है यानी कि जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हुआ आपको एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट रीन्यू करवाना पड़ता है। यानी कि हर साल आपको अपने पास एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो ये प्रूव करे कि इस ईयर या इस पीरियड में आप क्या थे, आप नॉन क्रीमी लेयर में थे। क्यों? क्योंकि आज आप नॉन क्रीमी लेयर में हो सकते हैं, कल को आपके पास पैसा होगा आप क्रीमी लेयर में भी आ सकते हैं, इसलिए ये सर्टिफिकेट आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन कैंडिडेट्स इन सब चीज़ों को लेकर के अनअवेयर रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक बार वो सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं मान लीजिए आज से 4 साल पहले, और फिर उसके बाद उसी सर्टिफिकेट को वो रखे रहते हैं। उनको लगता है कि यही मेरा वैलिड सर्टिफिकेट है और वह उसके साथ एनसीएल को रिन्यू नहीं करवाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट है, अगर आपने पहली बार सर्टिफिकेट बनवाया है और वह सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 से लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 11 दिसंबर 2025 के बीच में अगर आपका नया सर्टिफिकेट अगर इशू किया हुआ है तब तो आपको एनसीएल की जरूरत नहीं है, आपका सर्टिफिकेट ही अपने आप में वैलिड है। लेकिन अगर आपके पास इस डेट से पहले का सर्टिफिकेट है, पहले का ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो इस पीरियड का आपको एक एनसीएल का सर्टिफिकेट वो लोग मांगेंगे कि ये बताओ कि आप इस पीरियड में नॉन क्रीमी लेयर में थे या नहीं थे। अब मान के चलिए कि किसी कैंडिडेट ने 11 दिसंबर लास्ट डेट है लेकिन मान के चलिए वह 15 दिसंबर 2025 को, ठीक है, उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है या फिर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनता है, तो क्या ये कैंडिडेट कंसेशन लेने के लिए एलिजिबल होगा? तो जवाब है नहीं।
एज पर रूल वह इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि भाई जो सर्टिफिकेट वैलिड होगा वो 1 जनवरी 2025 से 11 दिसंबर 2025 के बीच में इशू किया हुआ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट एज, हाँ लिखे, क्या लिखा हुआ है, अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, एडमिसेबल टू ओबीसी कैटेगरी, सच कैंडिडेट हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको यूआर ही दिखाना है। ओनली दो, केवल वो ओबीसी कैटेगरी अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेंट्रल लिस्ट। दिखाई दे रहा है क्या लिखा हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एज पर सेंट्रल लिस्ट। जैसे कि मैंने कहा कि आपके स्टेट लिस्ट के हिसाब से, यानी कि आपके सर्टिफिकेट में अगर लिखा हुआ है कि ये कैटेगरी ओबीसी में आती है दिल्ली में, तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। विल ओनली बी कंसिडर्ड अंडर ओबीसी एनसीएल, कि ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो सेंट्रल लिस्ट में जो कास्ट हैं और वो जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा वही केवल वैलिड माना जाएगा। एक कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बिलोंग टू ओबीसीएल कैटेगरी शुड सबमिट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम इन अ कॉपी सर्टिफिकेट परफॉर्मा 1 दिया हुआ है नीचे। अभी हम परफॉर्मा 1 को देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके पहले परफॉर्मा देख लेते हैं और एक एक करके हम उसको कवर कर लेते हैं। तो ओबीसी वालों को दो परफॉर्मा भरने हैं, ठीक है। वो दोनों परफॉर्मा मैं आपको बता देता हूं क्या है। हाँ, यहां से देखिए परफॉर्मा 1 चालू हो गया। ये किसका है, ओबीसी कैटेगरी का, ये देखो ओबीसी कैटेगरी का है। तो आपके सर्टिफिकेट में क्या क्या बातें होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही शब्द लिखे हों, लेकिन कौन कौन सी बातें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ये बात लिखी हुई है, फिर ये लिखा होगा दिस इज टू सर्टिफाई दैट ये पर्सन इस गांव का है, इस स्टेट का है, जो कुछ भी है, बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। सबसे पहला दिस कम्युनिटी, यहां पर आपकी कास्ट होगी, और ये जो कास्ट होगी क्या लिखा होगा, कम्युनिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड क्लास अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये वाली टर्म नहीं लिखी हुई है, अगर आपके सर्टिफिकेट को थोड़ा ध्यान से देखना, और यहां पर अगर क्लास अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजाय अगर यहां पे लिखा हुआ है कि दिल्ली है या उत्तर प्रदेश है या हरियाणा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर यहां पे बैकवर्ड क्लास अंडर द कोई स्टेट का नाम लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा। केवल ये वाले सर्टिफिकेट ही आपके वैलिड होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अगर ये सारी चीज़ें, तो आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है, इट इज़ ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशू, ये डेट कब की होनी चाहिए, अगर आपने नया सर्टिफिकेट एकदम लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो और अगर 1 जनवरी 1/1/2025 से 11/12/2025 के बीच में अगर ये इशूड है, तब तो आपको आपकी बल्ले बल्ले है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये ओबीसी सर्टिफिकेट इस डेट से पहले का है, तो इस पीरियड का आपके पास एक इशूड एनसीएल होना चाहिए, वैलिड एनसीएल होना चाहिए। अगर है तो ही आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे में अगर अब कैंडिडेट्स की अलग अलग दुविधाएं, ये तो हो गया कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो क्लियर है, क्लीन है, जिसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ एक सर्टिफिकेट वो लोग और आपसे मंगा रहे हैं जो कि सेल्फ अटेस्टेड है। आप देखेंगे इस वाले के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डेप्यूटी कमिश्नर के साइन है, ठीक है। लेकिन अगर आप परफॉर्मा 1A देखेंगे तो यहाँ पर कोई सिग्नेटरी अथॉरिटी के साइन नहीं है, ये आपके ही यहाँ पर साइन होने हैं। यहाँ पर आपको क्या डिक्लेयर करना है, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन कैंडिडेट सबमिट करेगा। क्या है, मैं ये हूँ, मैं इस बिलोंग करता हूँ, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ओबीसी आती है, फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन के लिए चाहिए। इट इज़ आल्सो डिक्लेयर्ड, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि मैं क्रीमी लेयर में बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता हूँ। ऐसे करके आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दी, साइन करके दे दिया। अगर ये सर्टिफिकेट देने के बाद कल को कोई भी गड़बड़ी आती है तो 420 का केस लगेगा, टर्मिनेशन तो होगा ही, ऊपर से सजा का प्रावधान और है। तो ये वाला आपको खुद सेल्फ सर्टिफाई करना है, और ऊपर वाली चीज मैंने बता दी, ये डेट के अंदर आ गया। अब कैंडिडेट्स के साथ क्या क्या समस्या है, पहला कि भाई उनके पास पुराना सर्टिफिकेट तो है, सेंट्रल लेवल का ही, 1 जनवरी से पहले का पुराना सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है। इश्यूज लिख देता हूं कि क्या है, उनके पास क्रीमी मतलब उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट तो है, वो भी सेंट्रल का, लेकिन 1/1/25 से पहले का है, ठीक है। अब क्या है, इस समय का अब उनके पास कोई वैलिड एनसीएल नहीं है, तो एज पर रूल ये वैलिड नहीं है।
तो अब आप क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास कागज नहीं होते और अब आपने भर ही दिया है, तो अब आपके पास गुहार लगाने के अलावा और कोई चारा तो बचा नहीं है। तो अब आपके पास जो भी कागज है, यानी कि अगर आपके पास लेटेस्ट अगर एनसीएल का सर्टिफिकेट है, वो और ये सर्टिफिकेट लेकर के जाइए, दिखाइए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं लेगा आपकी। पहली नंबर वन, सबसे पहला काम ये दिमाग में सेट करके जाना है कि मेरा डिस्क्वालिफिकेशन निश्चित है, कि मेरा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अगर हो गया, क्या पता वहां से ऊपर से कोई कंसेशन वाली बात आ गई तो बात अलग है, क्योंकि अभी तक वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ नहीं है। डे 1 पे क्लियर होगा, हर साल रूल बदलते हैं। अगर कंसीडर किया तो ठीक है, नहीं तो दिमाग में यही सेट करके लेके जाना, तो यहां से तो हटा दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास स्टेट लेवल का एक वैलिड सर्टिफिकेट तो है, लेकिन सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो 11 दिसंबर 2025 के बाद का है, तो ऐसे केस में क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2026 में अप्रैल मार्च में सेंट्रल लेवल का बनवाया है, तो क्या ये लोग वैलिड हैं? तो आप भी वैलिड नहीं है एज पर रूल। ये दोनों केस में स्टेट वाला चलेगा नहीं, सेंट्रल वाला कट ऑफ डेट के बाद का है, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप भी यही कर सकते हैं कि ये दोनों कागज लेकर जाएं। मैंने कई लोगों को बोला कि भाई एक एविडेविट लेके जाओ, कि मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन करो कि मैं सेल्फ सर्टिफाई करता हूं कि मैं पहले ओबीसी में था, अब मैं सेंट्रल लिस्ट में भी ओबीसी में हूं, तो मुझे कंसीडर कर लिया जाए। ये आप उस पे उन पे दबाव नहीं डाल सकते हैं। आप बस ये कागज लेके जा सकते हैं। अगर उनका मन करे कि अगर उनको ऊपर से ऑर्डर्स होंगे या इंस्ट्रक्शंस होंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस चीज को अपने दिमाग में सेट करके आप लेकर के जाएंगे, ठीक है? ये दोनों ही केसेस, या इसके अलावा कोई भी तीसरी तरह का केस आता है, किसी भी तरह का कोई केस बनता है, तो वह वैलिड नहीं होगा। वह वैलिड नहीं होगा। केवल और केवल क्या वैलिड होगा? जिसके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 से लेकर के 11 दिसंबर 2025 के बीच में बना हो, या फिर बना तो पहले का हो लेकिन इस पीरियड का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट इशू किया गया हो, ठीक है? तो ओबीसी का क्लियर होगा। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो समझ जाएं कि भाई आपके साथ समस्या है। अब इनका क्या होगा कि भाई ऐसे केस में वो यूआर में जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक ये कंफ्यूजन आपके मन में होगा। तो एक बार मैं तीनों क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ कि उसका क्या हो सकता है, ठीक है? मेरी क्या एस्टिमेशंस है मैं बता देता हूँ, ठीक है? पहले अब मैं दूसरी कैटेगरी को कवर करता हूँ। अब ये सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट की वजह से अब एससी वालों को, एससी एसटी वालों को थोड़ी समस्या ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि अ कैंडिडेट हु क्लेम, ध्यान से सुनना, आधा सुन के मत छोड़ देना, बिलोंग्स टू एससी या एसटी, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में अगर बिलोंग करते हैं, तो उनको अपने क्लेम के लिए परफॉर्मा 2 में जो सर्टिफिकेट दिया है वो जमा कराना है। अच्छा, ये जो परफॉर्मा 2 का मतलब ये नहीं है कि उसका प्रिंट आउट लगा करके उसी में सिग्नेचर करा के ले आओ, नहीं। आपकी जो तहसील है वहां पर जिस फॉर्मेट में मिलता है वही चीज मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इसी में आपसे उन्होंने मांगा है, नहीं, ये तो उन्होंने आपको एक इंस्पिरेशन दी है कि ये सारी बातें होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि अभी परफॉर्मा हम देखेंगे, ये सारी चीजें लिखे हुए फ्रॉम द अप्रोप्रिएट, देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द अप्रोप्रिएट इशूइंग अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड अंडर रूल्स। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो बी इन पोजीशन ऑफ ऑल रिक्विजिट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि अपना स्टुपुलेटेड नोटिस जो कुछ भी होगा उसके अंदर होना चाहिए। अब आप देखिए यहां पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना कि आपकी जो कास्ट होनी चाहिए वह सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है ना? सेंट्रल लिस्ट विल ओनली बी कंसिडर्ड। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिस्ट की बातचीत नहीं है। रीजन ये है कि एससी और एसटी यूनिफॉर्म है, चाहे जितनी कास्ट किसी राज्य में एससी या एसटी में आती है, सेम उतनी ही कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आती है। तो यहाँ पर लिस्ट का कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसे में क्या सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए या स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, एक बार अब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात खत्म हो गई, अब हम सीधा परफॉर्मा 2 को देखते हैं और हम इस वाले दिक्कत को भी अब खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे साथियों को परेशान कर रही है। ठीक है, ये वाला हमारा क्लियर होगा, परफॉर्मा 1। अब परफॉर्मा 2 पे आते हैं। ये परफॉर्मा 2 किसके लिए है? ये परफॉर्मा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये सर्टिफिकेट, ये चीज आपके सर्टिफिकेट पे लिखी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी बातें लिखी होंगी तो ही वो वैलिड होगा, नहीं। अगर आपकी तहसील या आपके राज्य में जो भी सिस्टम है, जिस भी तरीके से काम करता है, बस ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि भाई ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है। नीचे क्या लिखा हुआ है? दिस इज टू सर्टिफाइड दैट, ये जो है, ये जो बिलोंग करती है, देखिए, ऑफ द स्टेट यूनियन टेरेटरी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू दिस कास्ट। यहां पर आपकी कास्ट का नाम होना चाहिए, ठीक है? जो भी आपकी कास्ट या ट्राइब है,
इज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, ऊपर क्या लिखा होता, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन यहां पर अंडर के बाद बहुत सारी लाइनें लिखी हुई है। अब बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत ये हो रही है कि इतनी सारी बातें उनके सर्टिफिकेट्स में नहीं लिखी हुई। आपके आपके सर्टिफिकेट में ये सारी बातें हों ऐसा जरूरी नहीं है। आपका स्टेट, जो आपके स्टेट से संबंधित होगा, केवल वही क्लॉजेस होंगे। जैसे कि लिखा होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, हो सकता है कि केवल ये लिखा हो, या हो सकता है कि केवल ये दो बातें लिखी हों, या हो सकता है किसी में ये सारी बातें लिखी हों। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपका स्टेट का सर्टिफिकेट अलग होता है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट अलग होता है। ऊपर स्टेट आपके राज्य का नाम लिखा होगा, नीचे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम के साइन होंगे, या जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके साइन होंगे। और इनमें से कोई भी एक क्लॉज, एक या एक से ज्यादा क्लॉज आपके सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए कि आप अपना एससी का सर्टिफिकेट उठाइए, उसमें ये सारी लाइन आपकी कास्ट का नाम होना चाहिए, और नीचे ऐसे क्लॉजेस में इनमें से कोई भी एक लाइन कम से कम होनी चाहिए। आया समझ में? अभी कास्ट सर्टिफिकेट निकालो, चेक करो, आप में से इसमें से कोई भी लाइन अगर लिखी हुई है तो आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड है। तो अब बात आती है कि क्या इसमें सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल का कोई चक्कर है? तो एज पर रूल जो कागज कह रहे हैं या जो कागज में दिखाई दे रहा है, उस कागज के हिसाब से आपको किसी भी तरह का स्टेट या सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट की दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास राज्य का सर्टिफिकेट है, या राज्य का एससी या एसटी का सर्टिफिकेट है, राज्य का मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखी हुई, वो भी आपका एक वैलिड सर्टिफिकेट होगा। और अगर सेंट्रल लेवल का आपने इशू करा रखा है तो वो भी आपका वैलिड होगा। अब लेकिन वैलिड होने की डेट क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा वह 11 दिसंबर 2025 से पहले का इशूड होना चाहिए। अब कुछ लोगों के पास स्टेट का सर्टिफिकेट था लेकिन सेंट्रल का उन्होंने इसके बाद बनवाया, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। आपके पहले वाले स्टेट वाले सर्टिफिकेट से ही आपका ये वैलिड माना जाएगा। क्या आपको इसके अलावा और कोई सपोर्टिंग का कागज चाहिए? नहीं। अगर आपके पास आपका स्टेट का कास्ट का सर्टिफिकेट है या सेंट्रल का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड माना जाएगा। उसके अलावा कोई इसके अंदर क्रीमी लेयर या इनकम सर्टिफिकेट आपको देना नहीं होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? एससी एसटी के हमारे जितने भी साथी हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एज पर रूल अगर ये सारी बातें लिखी हुई हैं तो ठीक है, लेकिन आपकी कास्ट के साथ अगर इनमें से कोई भी एक क्लॉज लिखा हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर जब आप जाएंगे तो 99.9999% केस में आपको आपके सर्टिफिकेट को वैलिड माना ही माना जाएगा। किसी एक पॉइंट में हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कुछ कॉमन बातें मैं बताऊंगा एट दी एंड। तो ये नहीं कि अपनी अपनी कास्ट का सुन के चले जाएंगे, क्योंकि फिर कोई और साथी अगर क्वेश्चन पूछता है तो उनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम आते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस वालों को क्या चाहिए? अब ये देखिए, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का ये सारी बातें तो सब में लिखी रहती है, मेन क्या है। अभी हम परफॉर्मा 3 देखेंगे। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि सर मेरा तो मेरे राज्य, मेरे हरियाणा में इशू है, तो क्या वो वैलिड होगा? क्या उसमें भी सेंट्रल लेवल का चाहिए? तो भाई उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अभी जो होगा मैं नीचे बता दूंगा। इस सब के साइन किए हुए चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए? द कैंडिडेट अप्लाइंग, जो भी ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मोस्ट मस्ट पोजेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 11 दिसंबर है। क्लोजिंग डेट से पहले के पहले, क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कभी कभार क्या होता है कि अब मान के चलिए आपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, और वो मान के चलिए आपको जो इशू किया हुआ है वो आपको इशू करते हैं 15 दिसंबर 2025 को, और उसके अंदर लिखा रहता है कि ये तो 2025-26 के लिए वैलिड है, 25-26 के लिए वैलिड है। तो आप कहेंगे जी वैकेंसी तो 25 की है और मेरा तो 25-26 के लिए वैलिड है, लेकिन किक क्या है कि ये इशू हुआ है 15 दिसंबर 2025 को। तो ध्यान रखिएगा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट में फाइनेंशियल ईयर तो लिखा रहता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी शुरू कब से होती है? जब से वह इशू होता है। अगर इशू डेट आपकी 11 दिसंबर जो कि क्लोजिंग डेट है उसके बाद की है तो वो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? शुड बी वैलिड फॉर द ईयर इन विच द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इज पब्लिश, यानी कि जिस ईयर 2025 में जब यह आपकी वैकेंसी निकली थी उस समय आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कट ऑफ डेट से पहले का इशू किया हुआ हो। ठीक है। फिर एक्स सर्विसमैन का है। अब हम इसका परफॉर्मा देखते हैं।
अब हम एक बार इसका परफॉर्मा देख लेते हैं। ये आ गया ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस के ने क्या है, गवर्नमेंट ऑफ करके डैश लिखा हुआ है, यानी कि आप किसी भी राज्य, इसमें कोई सेंट्रल या स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, आप जिस भी राज्य से हैं, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इसमें सेंटर स्टेट का कोई चक्कर नहीं है, पहली चीज क्लियर कीजिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा है वैलिड फॉर द ईयर, किस ईयर के लिए वैलिड है, जैसे कि लिखा हुआ है वैलिड फॉर द ईयर 2025, मान के चलो ऐसा लिखा हुआ आता है, तो इसको लेकर के आप क्लेम नहीं करोगे कि भाई 2025 के लिए वैलिड है, वैकेंसी 2025 है तो मुझे तो चाहिए नहीं। पहली बात तो यहाँ पे ईयर लिखा होना चाहिए, तो 2025 यहाँ पर लिखा हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारी बातें तो हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है आपका डेट ऑफ इशू। ये देखिए सिग्नेचर, जब यहाँ पर जो आपके सिग्नेचर हो रखे होंगे उस वाले सिग्नेचर में यहाँ पर डेट लिखी होगी, तो ये जो डेट है आपकी 1 जनवरी 2025 से लेकर के 11 दिसंबर 2025 के बीच की होनी चाहिए। अगर इसके बाद, यानी कि अगर मान लीजिए 12 दिसंबर 2025 का इशूड है, तो आपको तो कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है, ये आपका वैसे ही इनवैलिड है, ये किसी भी केस में वैलिड नहीं माना जाएगा। इस चीज को तो आप क्लियर मान लो, क्योंकि जैसे SC ST का है, उनके पास सेंट्रल का नहीं भी है तो स्टेट के बेसिस पे करा सकते हैं। OBC वाले ये कह सकते हैं कि भाई कि हम तो स्टेट में तो है ही, सेम सेंट्रल लिस्ट में, तो कर लो, गुहार तो लगा ही सकते हैं, भले ही वो मना कर दे। लेकिन EWS वाले गुहार तक नहीं लगा सकते अगर 11 तारीख के बाद का सर्टिफिकेट है, मतलब मान के चलो कि आपका अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये आपका इनवैलिड हो गया। अब इन सभी सवालों के बाद अगला जो हमारा सबसे जरूरी सवाल बनता है वो ये है कि चलो भाई उस टाइम तो अब हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरते वक्त हमें इतना नहीं पता था, अब जो है अब मुझको ये समझ में आ गया है कि मेरा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, मेरी बातों से आपको समझ में आ गया कि वैलिड नहीं है या फिर दिक्कत है, तो अब हम क्या करें। तो ऐसे में भाई एक मरता क्या ना करता, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी तरफ से कोई एफिडेविट बना के ले जाओ। होने की गारंटी नहीं है, अगर ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन होगा तो ही वो लोग फॉलो करेंगे। आप अपने दिमाग में ये मान के चलो कि 100% आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड है तो वो नहीं मानेंगे। आप कागज लेकर के अपनी बात को कहो, मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। नंबर एक बात। दूसरा, ऑब्वियस सी बात है, अब आपके मन में ये डर स्टार्ट हो गया होगा कि चल ठीक है यार, एक बार कास्ट से तो गए ही, मतलब रिजर्वेशन से तो गए ही, लेकिन यार कोई बात नहीं, अगर मैं UR है, OBC है, SC है, ST है, EWS है, तो मान के चलिए UR की किसी में कट ऑफ 70 है, OBC की आती है 65, SC की आती है मान लो 62 61, और इसकी मान के चलो 65 कट ऑफ आती है, और आप इसमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान के चलिए OBC से बिलोंग करते हैं, और आपके मान के चलिए आपके खुद के मान के चलिए आपका नाम है अजय, ठीक है, और आपके दो केस हैं, केस A और केस B, नहीं अजय केस नहीं बनाते, सेम सेम ही रखते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट है अजय OBC का, और एक कैंडिडेट है विजय, वो ये भी OBC का है। अजय के नंबर 68 है, विजय के नंबर 72 हैं, ठीक है। इन दोनों के पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है या किसी वजह से इनको दिक्कत है। अब ये अपना सर्टिफिकेट लेकर के पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं, इनके पास वैलिड नहीं है ना, तो ये अपना एफिडेविट जो कुछ भी है जमा कराते हैं। सामने वाले बोलते हैं जी हम तो नहीं मानते, ये वैलिड नहीं है, अब बताओ आगे क्या करना है। तो आप ये कहेंगे कि भाई अब अगर इसमें नहीं आ रहे तो आप हमें फिर UR में शामिल कर लीजिए, ठीक है, UR में शामिल कर लीजिए। तो अब ये जो कैंडिडेट है अजय, अजय क्योंकि 68 नंबर इसके हैं और UR की कट ऑफ 70 है, तो UR की कट ऑफ 70 है, इसके खुद के नंबर 68 हैं, तो ऐसे में इसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहीं से ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये तो हो गया रिजेक्ट, अब इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये सर्टिफिकेट दे नहीं पाया। दूसरी तरफ है विजय, विजय के हैं 72 नंबर, 72 नंबर UR से ज्यादा है तो वहां शामिल किया जा सकता है, तो इसको कर लेंगे वो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और बोलेंगे ठीक है आप इंटरव्यू दे दो। ये एक आइडियल केस समझ में आता है। लेकिन अब समझना ये क्या है कि अब ये जो KVS, जब ये KVS NVS CBSE ने जब एडवर्टीजमेंट निकाला, उसने बोला कि अगर आप किसी भी तरह की जानकारी गलत भरते हैं तो भाई अब हमारी मर्जी है, हम आपको एक्सेप्ट करें या ना करें वो हमारी मर्जी है। तो ऐसे में अगर आपने कैटेगरी गलत भरी है और या जो भी भरी है आज आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी तरफ से गलती हो गई। अब उनकी मर्जी है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे। मान के चलिए वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, तो ऐसे में इस वाले तरीके से आपका नंबर आ सकता है। लेकिन अब इस वैकेंसी में सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस वैकेंसी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कट ऑफ तो है ही नहीं।
कट ऑफ जब है ही नहीं तो आपको ये पता ही नहीं है कि आपके कितने नंबर है, आपको ये भी नहीं पता कि कट ऑफ कितनी है। तो आपको ना ये 70 पता है ना 72 पता है। अगर विजय को ये पता है कि 70 यूआर की कट ऑफ है, मेरे नंबर 72 है, मैं ओबीसी से हूँ, मेरा अगर ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं भी आया तो मैं यूआर में बोल दूंगा कि यूआर में मुझे काउंट कर लिया जाए। लेकिन इस वाले केस में, इस वाले एग्जाम के अंदर कोई नंबर, कोई कट ऑफ आपके नंबर या कट ऑफ है ही नहीं, तो अब किस बेस पे आपको यूआर में शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अब आपके नंबर तो आए थे 30 लेकिन आप बोलो जी मेरे यूआर में कर दो, नंबर है नहीं, इस बिना पे वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आपके नंबर क्योंकि आपको पता नहीं है, तो 99.99% केस के अंदर आपको वो रिजेक्ट ही करेंगे, आपको वो रिजेक्ट ही करेंगे। ये एकदम क्लियर कट आप समझ लीजिए। अब अगर किसी तरह का ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत होंगे, तो ऐसे में अगर ऊपर से किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो शायद वो आपको कंसेशन दे दें, अदरवाइज कंसेशन की कोई उम्मीद आप मत रखिएगा। ठीक है, और ये सारी की सारी बातें पहला दिन जब इंटरव्यू का होगा उसी दिन क्लियर होगा कि ऊपर से एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या दिए गए हैं डिपार्टमेंट्स को, जो वेरिफिकेशन अथॉरिटी है उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसी बेसिस पर वेरिफिकेशन होगा आपके लिए। क्योंकि अब आप ये मान के चलो कि अगर मेरे सर्टिफिकेट में कोई भी कमी है, जो कि मैंने आपको समझा दी, क्योंकि अब मेरा सर्टिफिकेट रिजेक्ट होने वाला है, यानी कि मैं रिजेक्ट होने वाला हूं, तो अब आप मरता क्या ना करता, आप तो कागज ही इकट्ठे करोगे, तो कागज आप अपना इकट्ठा करके वहां पर पहुंच जाइए। दिमाग में यही रखना है कि रिजेक्शन होना है, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आई होप मेरी सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर, एकदम क्लियर कट मैंने आपको बता दी है। अब किसी तरह का कोई इफ एंड बट या किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितनी मैंने बात बताई है, जितने मुझे फैक्ट्स पता हैं और जितने फैक्ट्स केवीएस एनवीएस ने निकाले हैं जो मेरी टेबल पर हैं, उसके बेसिस पर मैंने आपको बातें बता दी हैं। इन केस आपको लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मेरी ये बातें बदल सकती हैं, जो कि केवीएस या सीबीएसई ने निकाल रखा है, तो वो आप मुझे भेजने का कष्ट जरूर करें। अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट या ऐसी कोई डिटेल आप मुझे भेजते हैं तो उसके बेसिस पर इस जानकारी को मैं अपडेट करूंगा। अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो यही वैलिड है, यही सुप्रीम है, यही सबसे सही है, यही सबसे सही इंफॉर्मेशन है। इसी के बेसिस पर आप अपनी तैयारी कीजिए, इसी बेसिस पर आप अपना माइंड मेकअप कीजिए, या इसी हिसाब से आप अपने कागज तैयार करने चालू कर दीजिए। तो ओवरऑल एट दी एंड में कहना चाहूंगा, ओबीसी वालों के साथ क्या है, आपको सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि या तो 1 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में इशूड हो, या फिर उससे पहले इशूड हो और इस पीरियड का एनसीएल हो। एससी एसटी केस में किसी तरह का स्टेट या सेंट्रल के सर्टिफिकेट की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 11 दिसंबर 2000 पहले से इशूड किया हुआ हो। ईडब्ल्यूएस के केस में आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो हर तरीके से 1 तारीख से लेकर के आपका मतलब, एक तो 2025 के लिए वो वैलिड होना चाहिए जिस पीरियड के अंदर, यानी कि 25-26 वाले पीरियड के लिए वैलिड होना चाहिए। दूसरा, जो एग्जाम की फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 दिसंबर से पहले का इशू किया हुआ होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? ये बिंदु अगर आपको समझ में आ गया, देखो ईडब्ल्यूएस के केस में डेट नहीं लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक तो उस पीरियड में, जैसे कि मान के चलिए उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, ईडब्ल्यूएस के केस में ये फाइनेंशियल ईयर के लिए इशू हो रहा है, 2025-26 के लिए इशू किया हुआ है। तो 2025-26 का इशूड है और आपने मान लीजिए ये सर्टिफिकेट बनवाया था 1 जुलाई 2025 को। तो देखिए, और हमारी वैकेंसी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 11 दिसंबर 2025। तो देखिए 11 दिसंबर 2025 से पहले का इशूड है और 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के बीच में आता है, यानी कि आपका ये वाला सर्टिफिकेट वैलिड होगा। लेकिन मान के चलिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो लिखा हुआ है 2025 और 26 तो लिखा हुआ है, लेकिन इशूड है 15 दिसंबर 2025, तो ये वैलिड नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मान के चलिए कोई सर्टिफिकेट आपका इशूड है 2024 से 25, 24 से 25 है, इशू डेट 1 फरवरी 2025 है, तो इशू डेट तो 2025 की है, लेकिन ये जो वैलिड है वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए है, तो ये सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे, क्रूशियल डेट्स का आप ध्यान रखेंगे। आई होप मेरी बातें क्लियर है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अपने मन में मत रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और जितने भी साथी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर कि मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाएं,
यहाँ पर आप 1 या 3 मॉक इंटरव्यूज के अंदर एनरोल करें और अपना फर्स्ट मॉक शेड्यूल कराएं। हमारा मॉक इंडिया के बेस्ट मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन में से आता है। यहाँ पर आपको 300 से भी ज़्यादा ऑलरेडी रिकॉर्डेड मॉक इंटरव्यूज दिखाई देते हैं, पूरा कोर्स दिखाई देता है, जिससे आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की होती है। 1-to-1 आपका गूगल मीट पर सेशन होता है, जिससे आपकी तैयारी 1 नंबर की हो जाती है, जिसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलता है, जो आपके प्रिपरेशन और एनालिसिस के लिए आपकी मदद करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।